नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा टीवी के विशेष कार्यक्रम प्रेस क्लब में आप सबों का आज फिर से स्वागत है। मैं ऐसे विनोद अपने वरिष्ठ सहयोगी पत्रकार मित्र जोसेफ राव के साथ आज फिर चर्चा करेंगे आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर एक बार फिर चुकी हमारे महाराष्ट्र प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक जोड़ तोड़ शुरू है। स्वाभाविक रूप से हर दल कोशिश में है और चूंकि ये 20-22 वर्षों के बाद पहली बार मतदान हो रहा है या चुनाव हो रहा है। पहले निर्विरोध हो जाया करते थे, इस बार चुनाव हो जा रहा है चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने और उम्मीदवार उतार दिए। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इसके परिणाम क्या होंगे और यहाँ के जो वर्तमान सरकार है महाविकास आघाड़ी की सरकार, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, उसके ऊपर इन चुनावों का क्या असर पड़ेगा? आपने सही बताया, कई सालों के बाद महाराष्ट्र में एक चुनावी वातावरण है राज्यसभा चुनाव में जी। और कल तक खबर ये थी महाविकास आघाड़ी ने अपने सारे विधायकों को मुंबई की ट्राइडेंट होटल में रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे विधायकों को जो वोटर हैं उनको ताज होटल में रखा। दोनों जगह हेक्टिक वो गतिविधियां जारी थी और महाविकास आघाड़ी में बड़े नेताओं के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिन्होंने आघाड़ी सरकार को, ये महाविकास आघाड़ी को समर्थन दिया है, ऐसे 12 विधायक कल उस बैठक में शामिल थे। अभी समाजवादी पार्टी और MIM जिसके सर्वेसर्वा ओवैसी असुद्दीन ओवैसी है, कल उन्होंने ये बात खुल कर कही जो शायद महाविकास आघाड़ी वो नहीं चाहती थी। वो अपना काम बैकडोर चैनल से कर रही थी, शायद ये करना चाहती थी। ओवैसी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर महाविकास आघाड़ी का फ़ोन आया तो हम उनसे बात करेंगे। ये बात जब उन्होंने खुलकर कह दी तो महाविकास आघाड़ी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वहाँ के नेताओं ने, जयंत पाटिल और नेताओं ने आकर कहा कि हाँ बात कर रहे हैं। तो MIM और समाजवादी पार्टी, अब ये दोनों जो पार्टियां हैं इनके विधायकों का रुख किधर होगा ये अभी फिलहाल तय नहीं है। थोड़ी देर में, आज में या शाम तक या कल तक तय हो जाएगा। शायद वो भी कोई दबाव तंत्र जारी होगा, उनकी कुछ डिमांड होगी कि हमारे काम नहीं हुए हैं या हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है, या हमको पार्टी हाईकमांड को पूछना होगा। समाजवादी पार्टी का हाईकमांड बोले तो अखिलेश यादव, बिल्कुल, और ओवैसी का हाईकमांड वो खुद ही है, इसलिए उनको पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ये शायद आज तय हो जाएगा या कल तक कि ये लोग इनका वोट जो है किस करवट बैठता है। और दो जो मंत्री, पूर्व मंत्री, एक उसमें पूर्व मंत्री है अनिल देशमुख, पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, नवाब मलिक, ये दोनों जेल में है। इनको वोट डालना या नहीं डालना, इसके ऊपर कोर्ट का जो फैसला है आज शाम तक, कभी तो भी दोपहर तक आ सकता है। अगर ये दो लोगों को चुनाव में वोट डालने की अनुमति मिलती है तो ये महाविकास आघाड़ी के जो वोट है उसमें इजाफा होगा, 2 वोट का। फिलहाल संभावना दोनों तरफ से है। उसका विरोध भी किया है ईडी का कहना है कि हम विरोध कर रहे हैं, इनको वोट डालने की ज़रूरत नहीं है। और ईडी ने जो एक तर्क दिया है कि ये प्रिजनर है, हालांकि ये सबको मालूम है ये प्रिजनर नहीं है, अभी सजा हुई नहीं है। प्रिजनर और अंडर ट्रायल प्रिजनर दोनों में फर्क है। ये फिलहाल दोनों बंदी है, इनको जेल में रखा गया, मगर आरोपी है ये, अभी आरोप तय नहीं हुए हैं, सजा हुई नहीं है। और सजा होने के बाद भी ये कोर्ट में होगा, हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, ये चलने के बाद में कब क्या होगा बोल नहीं सकते। इसलिए ईडी का इस बात को आज की तारीख में उतना महत्व नहीं है और आज शायद कभी तो भी ये फैसला आएगा ये दोनों को वोट डालना है या नहीं डालना है। और मेरे ख्याल से, मुझे जो हम लोगों को जो लगता है, इतने साल का आपका भी अनुभव है, कि शायद इनको परमिशन दी जाएगी
क्योंकि इसके पहले भी रमेश कदम और माननीय छगन भुजबल साहब ये भी जब किसी वजह से जेल में बंद थे तब इनको भी इजाज़त दी गई थी। तो ये बहुत दिलचस्प होगा ये मुकाबला। जो आपने सही कहा कि अभी सारे लोगों का ध्यान, सारे राजनेताओं का, पॉलिटिकल पार्टीज का महाराष्ट्र में सिर्फ बम्बई में है और 10 तारीख को होने वाले चुनाव के हो रहे हैं। मैंने लबोलुबाब ये रहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में जो अभी गतिविधियां, हर दल की गतिविधियां चल रही हैं, उसमें महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी नजर आ रहा दिख रहा है। और विशेषकर जैसे बताया कि 12 निर्दलीय विधायक कल महाविकास आघाड़ी की बैठक में शामिल थे, जहां रणनीति बन रही थी किस तरह से मतदान होगा और किस तरह। इससे ऐसा लगता है जो छोटे दलों की चर्चा की 1-2 विधायक हैं वो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी का, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा नहीं सकती है, उसे अंततः महाविकास आघाड़ी के साथ ही जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में महाविकास आघाड़ी ने जो कल शक्ति प्रदर्शन किया, उससे भी यह साफ लगता है कि चुनाव परिणाम अपेक्षित होंगे उनके हक में, इसमें दो मत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय खबर बनती है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो जानी जाती है अपने विशेष तेवर के लिए, अपनी आक्रामक रवैये के लिए। अभी कल उन्होंने एक वक्तव्य दिया, चूंकि अब हाल के दिनों में केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की ओर से पश्चिम बंगाल के बंटवारे की चर्चा शुरू कर दी गई है। उत्तर बंगाल और गोरखालैंड के निर्माण की बात हो रही है। इस बीच ममता बनर्जी ने, जो सिर्फ मैंने कहा उनके एक विशेष अंदाज है, खास तेवर है, उन्होंने चेतावनी दी है, इसको मैं चेतावनी कहूँगा, कि मैं खून बहा दूंगी लेकिन पश्चिम बंगाल का बंटवारा नहीं होने दूंगी। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया। राव साहब, यह बहुत दिलचस्प है। और एक इसको संजोग कहिए जो कहिए, इसके पूर्व जब 3 राज्यों का बंटवारा हुआ था, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बना, बिहार को तोड़ करके झारखंड बनाया गया, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व में सरकार चल रही है। और इस बीच पश्चिम बंगाल, चूँकि इसका पार्श्व दोहराना ही हो जाएगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में सारी शक्ति लगाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को अपदस्थ नहीं कर पाई थी, बल्कि हकीकत तो यह है कि पहले से ज़्यादा विधायकों के साथ पुनः सत्ता में आ गई। तो एक तरह से ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के आंखों की किरकिरी बनी हुई। इसलिए उनको जो है अस्थिर करने के लिए अब ये शिवगुफा छोड़ा चला, चूँकि 2024 का चुनाव भी वो लोकसभा का आने वाला है। अब एक नया शिवगुफा पश्चिम बंगाल के बंटवारे को लेकर हो रहा है, जिस पर ममता बनर्जी की चेतावनी, जैसे मैंने कहा, तो खून बहाने की बात करने लगी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या सचमुच पश्चिम बंगाल के बंटवारे के लिए अपनी रणनीति बना रही है? आपने सही बताया कि पश्चिम बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उतनी सफलता नहीं मिली, बल्कि मात खानी पड़ी। उससे बौखलाई हुई पार्टी अभी चाहती है कि बंगाल का विभाजन किया जाए। आपने बताया कि गोरखालैंड और उत्तर बंगाल, तो इस तरह से ये चाहते हैं कि 3 भाग में अगर बढ़ जाता है तो शायद ममता बनर्जी की शक्ति कुछ कमज़ोर हो जाएगी, और एक आध जगह हो सकता है कहीं वो आगे पीछे, अगर उनको लगता है कि शायद वो लोग कुछ मैनेज कर पाएंगे, छोटे राज्यों को मैनेज कर पाना, कुछ जगह वो सफल हुए हैं, तो ये उनकी कोशिश है। मगर उनको सही में अगर विभाजन ही करना है और छोटे राज्यों की मांग को अगर वो का फिर से अगर ये उभर कर आती है, तो इसमें महाराष्ट्र भी एक है जहाँ ये मांग की जा रही थी कि विदर्भ को अलग किया जाए, बुंदेलखंड के बारे में भी मांग की जा रही थी कि उसको अलग किया जाए।
जैसे बहुत सारे हैं प्रदेश हैं जहाँ पर ये छोटे राज्यों की कल्पना लोगों ने की थी और आंदोलन भी किए, मगर ये जो राजनीतिक चाल है बंगाल के विभाजन की, ये तो एकदम स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ममता बनर्जी को किसी तरह कमज़ोर किया जाए और आगे आने वाले दिनों में अगर छोटी सरकार रही, छोटे राज्य रहे, छोटा कार्य ये रहा, सेटअप रहा, तो शायद वो लोग वहाँ कहीं आगे चल के अपना एक मुख्यमंत्री, अगर 3 में से एक भी अगर उनका मुख्यमंत्री बनता है एक राज्य में, एक प्रदेश में, तो उनका एक मुख्यमंत्री का इजाफा होगा, ऐसा वो कोशिश कर रहे हैं। मगर ममता बनर्जी भी एक बहुत ही प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ है, ये वो चाल समझ गए हैं, मगर फैसला बंगाल के लेने से नहीं होगा, क्योंकि इसका जब प्रमोद जी महाजन थे तब उन्होंने एक नया स्ट्रैटेजी किया था कि अगर विदर्भ चाहिए तो आप स्टेट से रेजोल्यूशन करा के लाइए। हालांकि स्टेट रेजोल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर उन्होंने अवॉइड करने के लिए विदर्भ ना हो, क्योंकि उस समय उनकी पार्टी सरकार में थी, उनको मालूम था कि महाराष्ट्र में ये प्रस्ताव आ ही नहीं सकता है और पास हो ही नहीं सकता है, इसलिए उन्होंने ये किया था। जब आंध्र प्रदेश को विभाजित किया गया, तेलंगाना बनाया गया, तब वहाँ तो कोई स्टेट का प्रस्ताव ही नहीं था। वो तो केंद्र में जो सरकार थी उसने उसको, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उस समय, उन लोगों ने उसको विभाजित किया। और अगर केंद्र चाहता है तो कितना इसमें सफल होगा मुझे मालूम नहीं, मगर वो ऐसा कर सकता है। हाँ, लेकिन जैसे आपने कहा, देखिए ममता उसका विरोध होगा, ममता बनर्जी उसका पुरजोर विरोध करेगी, बात सही है। वो तो और बहाने की बात कर रही है, बहाने की बात हो रही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बंगाल जैसा राज्य है, वहाँ हिंसा कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पर हिंसा हो सकती है, और साधारण चुनाव में हिंसा होती है वहाँ पर, पंचायत समिति में, जिला परिषद में, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में हिंसा होती है। तो विधानसभा और विभाजित करने की बात है तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। देखिए, और इसके अलावा क्या है, आप एग्री करेंगे, बंगाल का एक अलग चरित्र रहा हुआ है हर माने में। किसी ज़माने में यह कहा जाता था, ध्यान रखिए, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। सही बात है, ये माना जाता है। वहाँ से संदेश निकलता है जो पूरे देश में जाता है। वहाँ की जो गतिविधियाँ होती हैं, जो हालात पैदा होते हैं, उससे पूरा देश प्रभावित होता है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार स्वयं अलगाववाद को हवा देती है तो यह दुखद है। एक राज्य है, एक प्रदेश है, जहां सभी लोग मिलजुल कर एक साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं। अब वहां लोगों के बीच में ये भावना पैदा करना कि तुम्हारे लिए हम अलग स्टेट बनाए थे छोटा, यह एक लालच देना। फिर लालच के अलावा जो सबसे खतरनाक है, अलगाववाद को हवा देना। यह सत्तारूढ़ दल की ओर से अगर होता है, केंद्र में सत्तारूढ़ दल से, तो इसकी आलोचना होगी ही और इस पर विरोध दर्ज होना चाहिए। ये फेडरल स्ट्रक्चर अपने यहाँ है और सार्वभौम होना चाहिए, और इसमें केंद्र जो भी निर्णय अगर ऐसा करता है, यूनिलेटरल अगर निर्णय लेता है, एक तरफा निर्णय लेता है, तो वो गलत होगा। जब तक राज्य की जनता का आप हित नहीं देखते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं, इस तरह का कोई भी निर्णय आप अगर एक तरफा निर्णय लेते हैं तो शायद आप निर्णय ले सकेंगे, मगर ये राज्य के हित में नहीं होगा और ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ जाएगा ये। बिल्कुल। अब एक चलते चलते एक और महत्वपूर्ण, क्योंकि इन दिनों देखा गया है कि देश में जैसे बहुत तरह की नए नए विवाद पैदा किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि वो हिजाब से लेकर के हनुमान चालीसा से लेकर के हम लोग ये ज्ञानवापी शिवलिंग तक पहुंच गए। कितने तरह अनेक आपराधिक मामले दर्ज हो रहे हैं, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, बहुत कार्रवाई हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने 2 प्रवक्ताओं को पार्टी से निकाल चुकी है। ये सब बातें रही। इस बीच में एक जो खबर आ रही है, अल-कायदा, जो निश्चित रूप से हमारी सार्वभौम सत्ता के लिए एक बड़ी चुनौती है। देश में वो अनेक तरह के विवाद पैदा करते जा रहा है, अस्थिरता पैदा करने के लिए काम कर रही है। एक खबर ये आई है कि वो महाराष्ट्र सहित
उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात में भी हमले की योजना बना रही है। क्या इसे इस रूप में लिया जाए कि हमारी केंद्र सरकार इतनी कमजोर हो चुकी है कि अब अलकायदा हमारे 4 बड़े राज्यों पर हमले की बात करे? ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है और इतना आसान भी नहीं है कि अलकायदा कोई हमला करे, मगर बीच बीच में जो इनपुट्स आते हैं हमारे होम मिनिस्ट्री को या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को या अन्य सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट्स आते हैं उसके आधार पर ये सूचना आई है। अलकायदा ऐसा सोच रहा है। कभी कभी इसको समय लगता है वेरीफाई करने को और उनकी स्ट्रैटेजी को स्टडी करने के लिए, मगर हमारी एजेंसियां, हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां, हमारे सारे प्रदेश के लोग और केंद्र के लोग निश्चित रूप से इसको अच्छी तरह से टैकल कर सकेंगे, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है कि कोई धमकी दे और हम पर हमला करे। अभी इतना तो हम लोग इतने कमज़ोर तो नहीं है हमारे देश की, और लोग भी अभी जागरूक है। पहली बार जब 26/11 का जब हमला हुआ था, लोगों को अंदाज नहीं था कि ऐसा हमला हो सकता, इसलिए बहुत सारे लोग शायद कैजुअल थे या समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कोई थ्रेट है, थ्रेट परसेप्शन है। मगर अब ये बात जब सामने आ गई है तो लोग खुद ही चौकन्ने हो जाते हैं। अपने आसपास कोई सामान रखा है क्या उसको चेक करते हैं, लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। और आज बहुत सारे लोगों के यहाँ रास्ते में, दुकानदारों ने, स्ट्रीट में, मॉल में आजकल CCTV कैमरे लगे हुए हैं। सब लोगों की नज़र उसके ऊपर रहती है। लोगों के घरे में, बरामदे में जो रोड से आने वाले जो लोग हैं दिख जाते हैं। तो अभी लोग चौकन्ने हैं और इतना आसान भी नहीं है कि अलकायदा कोई हमला करे और हम लोग बैठे रहे। ऐसा इतना तो बिल्कुल सही है। कोई हम इतने अशक्त नहीं हैं, इतने कमज़ोर नहीं हैं, या फिर हमारे केंद्र सरकार हो या अन्य राज्य सरकारें इतनी लापरवाह नहीं हैं कि कोई एक अलकायदा जैसा एक संगठन, एक जो है आतंकवादी संगठन हमारे दिल्ली समेत, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों पर हमले करने में सफल हो जाए, यह संभव नहीं है। हम चौकन्ने भी रहते हैं और हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि किसी एक आतंकवादी संगठन के हमले की संभावना को लेकर उनके सामने भी जाएंगे। हम इतने ताकतवर हैं, इतने शक्तिशाली हैं, हमारी नीतियाँ इतनी मजबूत हैं, हमारे आधार इतने मजबूत हैं कि एक अलकायदा क्या, 1000 अलकायदा भी हमारे किसी राज्य को, हमारे देश को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती है। तो आज की चर्चा में एक और चर्चा रहेगी। आज एक खबर ऐसी आ रही है, डिफेंस से संबंधित है, कि केंद्र सरकार ने जो जनरल रावत थे, जिनका बेंगलोर के पास दुर्घटना में मौत हुई, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, वो पद अभी तक खाली है और उसको भरा नहीं गया है। केंद्र सरकार ने आज एक नई अनाउंसमेंट की है, थोड़ा सा डेविएशन है पॉलिसी में, कि 3 स्टार जनरल जो रहे हैं लोग, यानी लेफ्टिनेंट जनरल पद तक जो लोग पहुंचे हैं और एयर मार्शल, उनको भी इसमें कंसिडर किया जाएगा। और वह उनका जो एज ग्रुप है वो 62 से ज़्यादा ना हो। मुझे लगता है कि जो 4 स्टार जनरल है, जो लोग इसमें रहे, इस पद पे कार्य कर चुके हैं, जैसे वायुसेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख, जो लोग इससे 4 स्टार जनरल रहे हैं, उनके रहते हुए वो अगर अवेलेबल है, उसके रहते हुए 3 स्टार जनरल को अगर चुन रहे हैं आप, तो मुझे लगता है शायद उनके साथ अन्याय होगा। हालांकि डिफेंस का मामला, इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकार ये निर्णय इसलिए ले रही है कि शायद कोई एक आध किसी को एडजस्ट करने के लिए भी हो सकता है। चलो, ये रणनीति की निर्णय के हिसाब से है। हाँ, लेकिन राव साहब ने ऐसा बिल्कुल सही कहा कि यह जो संशोधन है, ये एकोमोडेट करने की बात है, शायद किसी व्यक्ति विशेष को, है ना, उसके लिए लाने के लिए
ऐसे जो है संशोधन किए जा सकते हैं। किए सकते हैं। यह एक संभावना है, लेकिन जैसा कहा कि इससे देखिए, जैसे डिफेंस का मामला है, सचमुच टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह तो तय है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद सतह पर तो बात नहीं आए, लेकिन डिफेंस में एक कहीं न कहीं असंतोष की लहर डिमोरलाइज हो जाएगी, जो डिमोरलाइज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत सरकार हमारे काफ़ी सक्षम है, सोच समझ के इस पर निर्णय लें। ऐसा कोई कदम नहीं उठाएं जिससे हमारे डिफेंस, हमारी सेना को चोट पहुंचे, क्योंकि वो हमारे सब कुछ है। वो हैं तो हम हैं और हमारा देश है। तो आज के चर्चा में हम इतने विराम देते हैं। कल फिर हम हाजिर होंगे प्रेस क्लब में नई सुर्खियों पर चर्चा के साथ।